हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बताएंगे आपको मार्केट का हाल, साथ ही करेंगे आज के फोकस पर चर्चा। बात होगी खादी ग्रामोद्योग की अभूतपूर्व वृद्धि की, और इसके साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के लीडर से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर की चर्चा। अमेरिकी शेयर और डॉलर में सोमवार को आई गिरावट। राष्ट्रपति ट्रंप ने फेड अध्यक्ष पावेल पर किया हमला। कहा, यदि ब्याज दरें तुरंत कम नहीं की गई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो सकती है धीमी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की हुई समीक्षा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए हुई वार्ता। ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सोमवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाजारों की बात करते हैं। क्या कुछ मार्केट में चल रहा है। सेंसेक्स ओपनिंग की अगर बात करें तो आपको बताते हैं कि सेंसेक्स ओपनिंग हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 79,728.39 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और मामूली बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हैं 24,185.40 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हरे निशान के साथ आज ये भी कारोबार कर रहा है। 60.40 की मामूली बढ़त यहां पर देखी जा रही है। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उन्होंने दोनों देशों के लोगों के कल्याण पर केंद्रित पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। साथ ही ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित किया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ने पर बल दिया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के लीडर से मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग के द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन पर चर्चा की और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एआई उत्कृष्टता केंद्रों सहित एआई के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के सुझाव दिए। साथ ही गूगल क्लाउड को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के हिस्से के रूप में भारत और दुनिया के लिए नई तकनीकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिकी शेयर बाजारों और डॉलर में सोमवार को गिरावट आई, क्योंकि निवेशक टैरिफ अनिश्चितता और डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को हटाने के चल रहे अभियान का आकलन कर रहे थे। डॉव की बात करें तो 750 अंक या 1.9% गिर गया। S&P 500 में 2.1% की गिरावट आई। टेक हैवीवेट नैस्डैक कंपोजिट में 2.65% की गिरावट आई। पिछले सप्ताह 3 प्रमुख सूचकांकों के लाल निशान पर बंद होने के बाद प्री मार्केट ट्रेडिंग में
स्टॉक वायदा में भी गिरावट आई और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 6 विदेशी करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है। वो 1.1% गिरकर 3 वर्षों से अधिक के अपने निम्नतर स्तर पर आ गया। और देश की सभी ग्राम पंचायतों को वाइब्रेंट कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है। संचार मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 25 मार्च तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई बढ़कर 42.13 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। लगभग 12,21,000 14 फाइबर टू द होम कनेक्शन चालू हो चुके हैं और 1,04,574 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। और इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना है, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी बनाना है। और इसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में राउटर के साथ IP/MPLS नेटवर्क, 10 साल तक संचालन और रखरखाव, पावर बैकअप और रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने बेलगाम आयात को रोकने और घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए 5 इस्पात श्रेणियों के आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है और इस शुल्क को स्थानीय रूप से सुरक्षा शुल्क के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने 5 इस्पात उत्पाद श्रेणियों के लिए आयात मूल्य $675 से लेकर $964 प्रति टन के बीच निर्धारित किया है और इनसे कम मूल्य पर आयातित किसी भी शिपमेंट पर 12% सुरक्षा शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार से प्रभावी यह शुल्क 200 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया है। और वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जेनसोल घोटाले के मामले में कंपनी के खिलाफ सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पिछले सप्ताह कंपनी के प्रवर्तक बंधुओं अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न मामलों के उल्लंघन के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था और ये आदेश सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से कर्ज राशि को निजी उपयोग के लिए निकालने के आरोपों के बीच आया है। इसमें कॉरपोरेट प्रशासन व वित्तीय गड़बड़ियों पर चिंताएं जताई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि वो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को देखते हुए बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहा है और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जेनसोल इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इरेडा व PFC जैसी संस्थाओं से 975 करोड़ का कर्ज लिया था। हालांकि इसका सिर्फ एक ही हिस्सा इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी पैसे प्रवर्तकों ने व्यक्तिगत इस्तेमाल पर खर्च किए, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना भी शामिल है। और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में दबाव के बीच भारत के वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे पिछले वैश्विक संकटों के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू लचीलेपन और बेहतर राजकोषीय सेहत की बदौलत भारत पर आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव काफी सीमित रहेगा। हालांकि IT क्षेत्र में सुस्ती और करेंसी वॉर के बीच चीन से उत्पादों की डंपिंग का मामूली असर देखने को मिल सकता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के फोकस में क्या कुछ खास है ये बताएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। देश में आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त करने वाले खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने बीते
11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और एमएसएमई मंत्रालय के मार्गदर्शन में न केवल नई ऊंचाइयों को छुआ है बल्कि करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में नई रोशनी का संचार भी किया है। खादी अब केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का प्रतीक बन चुकी है और देश के खादी और ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में, उत्पादन में और रोजगार सृजन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये बढ़ोतरी दिखाती है, क्योंकि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब जो कीर्तिमान है वो रचता हुआ खादी ग्रामोद्योग नजर आ रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं। देश में खादी ने पहली बार 1.7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार कर ये रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसमें बहुत नीतिगत जो फैसले लिए गए उससे ये रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 447% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बीते 11 वर्षों में संभव हो पाया है और इसके लिए तमाम प्रयत्न किए गए हैं। उत्पादन में 347% का यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और साफ तौर पर इससे रोजगार सृजन में भी 49.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तमाम ऐसे अलग अलग आंकड़े हैं जो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रगतिशील भारत में खादी उद्योग जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2013 से 14 में खादी ग्रामोद्योग का उत्पादन 2,06,109.07 करोड़ रुपए था और ये इसके बाद अगर हम बताएं कि वित्त वर्ष 2024 और 25 की बात करें तो उसमें करीब उत्पादन में 4 गुना ये बढ़कर ये तकरीबन 1,16,599 से ज्यादा हो गया। ये करोड़ों के आंकड़े हैं और ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमने देखा है जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। वित्त वर्ष 2013 से 14 में बिक्री 31,154.19 करोड़ रुपए थी, जो जब वित्त वर्ष 2024 से 25 आया तो बिक्री करीब 5 गुना बढ़ गई और ये हो गया 1,70,551 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा। तो साफ तौर पर जो बिक्री हुई है उसमें भी देखा गया है कि 447% की जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है वो अब तक का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है और ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं किस तरह से जो खादी है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके और बीते 11 वर्षों में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड जो है वो रोजगार के दर्ज कराए। आप समझिए कि रोजगार की दृष्टि से भी ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। वो हम आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि 2013 से 14 में संचयी रोजगार जो था वो 1,30 लाख के आसपास था और उसके बाद जब ये 2024 से 25 में आया, यानी वित्त वर्ष की बात हम जब कर रहे हैं, तो 49.23% की वृद्धि के साथ 1,94,00,000 तक ये रोजगार जो है वो पहुंचा। तो कितने लोगों को इससे रोजगार मिला, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। और इसके अलावा भी क्या कुछ खास हुआ है, क्योंकि ग्रामोद्योग को हम देख रहे हैं, एक तरफ खादी को देख रहे हैं, खादी में क्या कुछ चल रहा है वस्त्रों के निर्माण में लेकर और वहां पर कैसे प्रगतिशील बढ़ रही, आइए उसकी तरफ आंकड़े को हम आपको दिखाते हैं। ये आंकड़े देखिए, वर्ष 2013 से 24 जो 14 है उसमें खादी कपड़ों का उत्पादन जो है वो 811.08 करोड़ रुपए था। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त की बात थी। उसके बाद जब वित्त वर्ष 2024 से 25 में किया अगर हम बात करें तो 366% का यहां पर उछाल दर्ज किया गया, जो कि 3,783 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा ये बदलाव देखने को मिला है बीते 10 वर्षों में, 11 वर्षों में। तो आप इसको समझ सकते हैं। वर्ष 2013 से अगर 14 की बात करें तो खादी के कपड़ों की बिक्री जो थी वो 1,081 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कितने प्रतिशत का उछाल आया, वित्त वर्ष 2024 से अगर 25 की जब हम बात करते हैं तो 561% की वृद्धि के साथ ये 7,145 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो ये तमाम जो ऐसे बड़े आंकड़े हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि कितना फोकस्ड होकर काम किया गया है। और ये फोकस जब रहा है, ये फोकस रहा है आपके लिए और साफ तौर पर जो बूस्टअप मिला है खादी को, क्योंकि हमने देखा कि जो हम इंटरनेशनल फोरम पे जब बात करते हैं तो लोकल टू ग्लोबल का जो एक मंत्र दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको किस तरह से यह कारगर साबित करता है और किस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो वहां पर खादी कहां से कहां तक पहुंचा है। और ये सारे आंकड़े जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अब जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। तो पहले जब इसकी शुरुआत थी उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके बाद अभी का समय क्या कहता है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, ये खादी साफ तौर पर दिखा रहा है। और ग्रामोद्योग में किस तरह से रोजगार में बढ़ोतरी नजर आ रही है, ये भी अपने आप में बड़े आंकड़े को पेश करता हुआ नजर आ रहा है। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं
KVIC के। मनोज सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम जो ये आंकड़े अभी दर्शकों को दिखा रहे थे, बहुत कुछ कहते हैं, बड़ा पैरामीटर सेट कर रहा है, बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफर को, क्योंकि बीते 11 सालों में कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, क्या क्या पड़ाव नजर आए, किस तरह की चुनौतियां, और अब जब ये सब कुछ सफल होता हुआ नजर आ रहा है तो 2047 का लक्ष्य कितना दूर? राजीव जी, आपने सबसे पहले देखा कि 2013-14 तक खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 31,000 करोड़ रुपए तक हुआ करता था जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में यह सफर 31,000 करोड़ के कारोबार से 1,70,000 करोड़ रुपए के कारोबार को पार कर गया। ये दिखाता है पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हमारी खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गई है और खादी जो सबसे ज्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं, खादी को खरीदना पसंद करते हैं, खादी को पहनना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में खादी का जिक्र किया जी, तब तब लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और हर बार खादी की बिक्री में एक नया उछाल देखने को मिला है। आज ये आंकड़े बताते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपए का कारोबार मोदी जी ने पिछले 11 साल में खादी के इस जगत में पूरी मेहनत और अपनी ब्रांड शक्ति से नए आयाम छूने का काम हमारे आयोग ने किया है। मैं सबसे पहले हमारे खादी जगत के जितने भी आर्टिजन हैं, हमारे मेहनतकश कारीगर हैं, उन सभी को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ऐसे में मनोज जी, जब हम देख रहे हैं कि रोजगार के आंकड़े भी हमने कुछ पेश किए, कहां से शुरुआत हुई, कहां तक पहुंचा, ऐसे में आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप रखा जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना तो है, 2047 का लक्ष्य भी है। ऐसे में रोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अभी क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आगे की जो दिशा और दशा है वो क्या रहने वाली है? राजीव जी, आप उत्पादन की बात करें, बिक्री की बात करें, रोजगार की बात करें, हमने तीनों क्षेत्रों में नई सफलता प्राप्त की है। आपने देखा होगा कि इस समय हम लोग करीब करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। करीब हमने 347% के साथ हमने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। हमने बिक्री को भी 5 गुना बढ़ाया। हमने रोजगार को भी 50% तक बढ़ाया है। हम आने वाले समय में भी हमारा लक्ष्य, आज जो कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए का आप देख रहे हैं, मेरा पूरा दृढ़ संकल्प है कि मेरी पूरी टीम, हम सब लोग मिलकर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आने वाले वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार करके हम एक नया इतिहास रचेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा आयोग खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में एक नया इतिहास जरूर रचेगा। ये संकल्प है हमारा कि 2047 में जब विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका खादी ग्रामोद्योग की होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, और ऐसे में हम देखें कि आज का जो फैशन है वो भी आज के ज़माने के हिसाब से किस तरह से खादी कदम से कदम मिलाता हुआ नज़र आ रहा है। फैशनेबल में अगर हम देखें इस फैशन को, अगर हम देखने की कोशिश करें तो साफ तौर पर देखा कि यूथ भी काफ़ी आकर्षित अब होता हुआ नज़र आ रहा है। यूथ का किस तरह का रवैया आपको देखने को मिलता है, किस तरह के रिएक्शंस नज़र आते हैं जब यहाँ पर देखने को मिले? बड़ी संख्या है यूथ की और 2047 का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के लिए जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ रहा है। किस तरह से उनको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है और कैसे जो बड़ा मार्केट है उसको सेट किया जा रहा है? आज हम मोदी जी के नेतृत्व में यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमारे खादी सेक्टर में हमारी पैकेजिंग कैसी हो, हमारी लेबलिंग कैसी हो, हमारी ब्रांडिंग कैसी हो, हमारे कलर कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, हमारी खादी आज सस्टेनेबल है, इस दिशा में हम लोग यूथ को अवेयर कर रहे हैं। हम लोग पूरे देश में खादी के फैशन शो कर रहे हैं। हम हमारे कॉलेज कैंपसेस में जाकर खादी की महत्ता को बता रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गई है और आने वाले समय में भी हम हमारे खादी के स्टोर्स को अपग्रेड करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और खादी को लेकर हमारे युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता और बढ़े, इस दिशा में भी हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी जब हम बात करते हैं एक बड़ा योगदान खादी का भी आता है, किस तरह से आप वहां पर देखते हैं और कैसे ये बूस्टअप इस एक पूरी इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये डेटा बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है कि मैं देश के
सभी लोगों को आह्वान करूंगा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर जब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से खादी ने पिछले 11 साल में लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। मेरा मानना है कि नीति आयोग ने एक आंकड़ा दिया है कि देश में करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उसके अंदर खादी जगत में पिछले 11 साल में जो अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है उसकी बहुत बड़ी उसका रोल और महत्ता है कि कैसे हमने हमारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। आगे क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि ग्लोबली भी खादी को काफी पसंद किया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर किस तरह की पॉलिसी आपके द्वारा की जा रही है या संगठन के द्वारा की जा रही है जिससे आने वाले समय में भी खादी में और ज्यादा जो बढ़ावा है खादी को मिल सके? राजीव जी, मोदी जी के नेतृत्व में आज खादी ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, खादी वोकल फॉर लोकल का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। आज पूरे देश में ना सिर्फ खादी का प्रचलन बढ़ा है बल्कि हमारे देश के माध्यम से विदेशों में भी खादी की मांग बढ़ी है। आने वाले समय में हमारा डिपार्टमेंट खादी को लेकर कि किस तरह हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका स्थापित करें, कैसे हमारी क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी हमारी हम लोग उसका सर्टिफिकेशन करवा पाए, इस दिशा में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में खादी अब पूरी दुनिया में छा जाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से जो खादी है वो लगातार बढ़ता हुआ उसका परचम जो है वो नजर आ रहा है और किस तरह से वो कीर्तिमान रचता हुआ नजर आ रहा है। और आप आइए नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारतीय पूंजी बाजारों में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा निवेशकों की उल्लेखनीय भागीदारी हुई। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 84 लाख से अधिक नए सक्रिय डीमैट खाते जोड़े गए। ये आंकड़ा सालाना आधार पर 20.5% अधिक है। इसके साथ ही एनएसई पर कुल सक्रिय डीमैट खाते बढ़कर 4.92 करोड़ हो गए। इस उछाल में डिजिटल ब्रोकरेज कंपनियों ग्रो और एंजल वन का अहम योगदान रहा। ग्रो ने सबसे ज्यादा 34 लाख नए खाते एनएसई में जोड़े, जबकि एंजल वन ने 14.6 लाख नए खाते जोड़े। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएचईएल की आय वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 27,350 करोड़ रुपए हो गई है। बीते वित्त वर्ष में कंपनी को अब तक का इतिहास में सबसे अधिक 92,534 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 1,95,922 करोड़ रुपए की हो गई है। बीते वर्ष कंपनी को पावर सेक्टर में 81,349 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा यह जानकारी दी गई। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा और साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर 160 किलो हो जाएगी। ये जानकारी सरकार की ओर से दी गई। देश में वित्त वर्ष 25 की अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि में 110.99 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ था। वहीं फिनिश स्टील का उत्पादन 106.86 मिलियन टन रहा था। खुदरा महंगाई दर मार्च में 6 वर्षों के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अदरक, टमाटर, फूल गोभी, जीरा और लहसुन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार सालाना आधार पर अदरक की कीमतों में 38.11% की गिरावट हुई है, जबकि टमाटर की कीमत में 34.96% और लहसुन की कीमत में 25.22% की गिरावट हुई है। देश में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2024 और 25 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजों की घोषणा की। आईसीआईसीआई का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% बढ़कर 12,630 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि ब्याज से प्राप्त उसकी शुद्ध आय भी तिमाही के दौरान 11% बढ़कर 21,193 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। पूरे वित्त वर्ष में आईसीआईसीआई बैंक ने कर बाद लाभ में 15.5% की वृद्धि दर्ज की और ये 47,227 करोड़ रुपए रहा। विदेशी निवेशकों ने अपना ध्यान एक बार फिर से भारतीय इक्विटी पर केंद्रित किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने इक्विटी में करीब 8,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये निवेश केवल 3 कारोबारी सत्रों मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दौरान हुआ। बीते सप्ताह अवकाश के कारण सोमवार और शुक्रवार को शेयर बाजार बंद रहे थे।